ऐसे हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी हमारे बीच में बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण राव जी, राष्ट्रीय महासचिव लोकप्रिय सांसद संगम जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी, पूनम बजाज जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री पार्थ सारथी जी, संजय भाई पटेल जी, रामचंद्र प्रधान जी, विनोद जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित विधायक, जिलाध्यक्ष, इस हाल में उपस्थित तपस्वी, तेजस्वी, भविष्य के धरोहर ऐसे प्रमुख कार्यकर्तागण जिनके नेतृत्व में आगे पार्टी चलेगी, ऐसे सभी कार्य समिति सदस्य पदाधिकारी को प्रदेश से आई हुई इस राम जन्मभूमि अयोध्या पावन भूमि पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम सबकी आवश्यकता क्या है समाज में, और इस दल का नींव क्यों रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मंत्री थे नेहरू के, देश को आजादी मिली थी, अच्छा खासा उनका जीवन चल रहा था, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी का नींव उन्होंने क्यों रखा और किस लिए रखा, और क्यों संगठन को आगे बढ़ाया, और इतना बड़ा दल कैसे खड़ा हो गया? इसके पीछे मंशा क्या था, उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? वह समझते थे कि देश बर्बाद हो जाएगा। वह जानते थे कि नेहरू और कांग्रेस के नेतृत्व में यह देश नहीं रहेगा, राष्ट्र की एकता, अखंडता नहीं रहेगी। 50 साल बाद, 20 साल बाद देश का नामो निशान मिट जाएगा। वह जानते थे मित्रों, इसलिए जनसंघ का निकला और पहला ही काम किया वो कश्मीर का आंदोलन किया। और आंदोलन क्यों किया? एक देश के अंदर 2 झंडे होंगे, एक देश के अंदर 2 संविधान होगा, एक देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नेहरू से, सदन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रधानमंत्री होगा, एक झंडा होगा, एक संविधान होगा। नेहरू जी नहीं सुने, शेख अब्दुल्ला से मिल चुके थे। जब नेता मार्च के आंदोलन के लिए, तो मित्रों ने समझाया कि पंडित जी वापस नहीं लौटेंगे। शेख अब्दुल्ला नेहरू मिल चुके हैं। जब सहारनपुर स्टेशन पहुंचते हैं, पूज्य गुरु जी पत्र लिख कर देते हैं कि पुनः विचार करिए अपने आंदोलन पर। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं मानते मित्रों। कश्मीर के बॉर्डर पर गिरफ्तारी होती है, 23 जून 1977 को शहीद होता है। उस दल का कार्यकर्ता, उस दल का पार्टी का सदस्य है। कोई सांसद विधायक बनने के लिए इस दल में नहीं आए, बनेंगे लेकिन उस दल। उसके बाद जो नींव विसरत थाकता है मित्रों, टॉपर विद्यार्थी। आज वो जनसंघ के संस्थापक में सदस्य न होते तो किसी मंदिर में उनकी मूर्ति होती और मंदिर में आरती किया जाता था। आरती किया जाता, वह नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऋषि थे, ऋषि जैसा थे। कोई जब दिल्ली उनको लेने जाता था, मैं पूछता हूं जनसंघ के कार्यकर्ताओं से जो पुराने बीजेपी के, कि पंडित जी को कभी देखा है? बोले देखा है। हम के कभी लेने गए? थोड़ा बताओ तो मैं देखूं कैसे जनसंघ खड़ा हुआ। तब पता लगा कि घर सुई निकाल कर जेब से कुर्ता को सील रहे थे। कार्यकर्ता कहा कि कुर्ता, पंडित जी कहते थे कुर्ता को सील लूं फिर चलता हूं तुम्हारे कार्यक्रम में। स्कूटर लोग तोड़ देते थे। सेठ जो पार्टी का समर्थक रहते थे, जो सहयोग करते थे, कांग्रेसी 1 किलोमीटर उनका तार काट देते थे और कोल्ड में आलू सड़ जाता। तब जनसंघ खड़ा हुआ।
उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मुगल सराय स्टेशन पर हत्या हो गई। अटल जी देखने गए, वहां सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढना होगा। मार्ग को ढूंढते ढूंढते इसी तरह कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी को कैसे लोग चिढ़ाते थे, हम दो हमारे दो सीटें थी, लेकिन मैं अपने काम के लिए नहीं निकला हूं, पद लेने के लिए नहीं निकला हूं, होर्डिंग पर बड़ा बड़ा फोटो लगे इसके लिए नहीं निकला हूं। इसलिए निकला हूं कि भारत मां की दुनिया में जय जयकार हो, इसलिए हम लोग संगठन का निर्माण करते हैं। और अटल जी सरकार बनाए, उसी सदन के अंदर अटल जी पर आरोप लगाया और 13 दिन में सरकार गिर गई। आरोप क्या था? अटल जी सांप्रदायिक है। हिंदुस्तान में राम की बात करना सांप्रदायिक है, 370 हटाना बात करना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, समान नागरिक संशोधन लागू करना सांप्रदायिक है। तो अटल जी ने कहा कि हाँ, सुषमा ने कहा हाँ मैं सांप्रदायिक हूं। भारत माता की जय करना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है। और उसी दिन सुषमा जी ने सदन में कहा कि आज ही राम राज्य का नींव रखा जा रहा है और आज ही सुशासन का नींव रखा जा रहा है। एक नौजवान गरीबी का एहसास किया था, गरीबी क्या होता है वह देखा था नजदीक से। बरसते हुए पानी में, कच्चे मकान में, मां के आंचल में छिपा था। रेलवे स्टेशन के किनारे दौड़ते हुए बरसात में चाय बेचता था। वही नौजवान प्रचारक बनता है, संगठन मंत्री बनता है, दुखियारों को दुख को हरता है। और वही नौजवान देश का प्रधानमंत्री होता है। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा सौभाग्य है कि उस दल का मैं कार्यकर्ता हूँ, चेला नहीं हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उस दल का कार्यकर्ता हूँ, उस दल का नेता हूँ, चेला नहीं हूँ। किसी का जिंदाबाद करने वाला मैं चेला नहीं हूँ। भारत माता की जय करने वाले और वंदे मातरम के बोलने वालों का समर्थक हूँ। भारत माता की जय करने वालों के लिए मरने जीने का हमारे अंदर मुद्दा है। वही नौजवान मित्रों जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो अपने भाई के लिए पक्का मकान नहीं देता है, सरकारी गाड़ी में नहीं बैठाता है। जो साल गिफ्ट में मिलती है वह भी कोई छू नहीं पाता है। वह गंगा की सफाई में जाता है। जिस दल के हम नेता हैं उस दल का नेता गौरवशाली है, ये सौभाग्य है। उस पार्टी के हम सब हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? हम अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं। इजराइल ने तय किया कि मेरा शास्त्र ये बोलता है कि 5000 वर्ष पहले यहाँ पानी निकलता था और यहाँ हरियाली थी। इजराइल के लोगों ने तय किया, वहां की सरकार ने तय किया, लोगों ने तय किया, जो रेगिस्तान पानी में बदल गया है, वहां सब्जी उत्पादन हो रहा है। प्रभु राम ने तय किया, हमारा शास्त्र कहता है। कौशल्या मैया ने पूछा कि आजकल, छोटी बहू से पूछा कि आजकल शत्रुघ्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। छोटी ने बहू ने कहा कि हम स्वयं 11 साल से नहीं देखा। एक भाई जंगल में, दूसरा भाई सेवा के लिए, एक भाई खड़ाऊ रखकर शासन चला रहा है,
एक भाई मकान के बाहर पत्थर पर सोता है, चादर भी नहीं, गरीब भी नहीं। भारत माता की जय जय श्री राम। उस दल का कार्यकर्ता मित्रों, हम लोग मस्ती नहीं करने आए हैं, मैं राष्ट्र को बनाने आया हूँ, राष्ट्र को मजबूत करने आया हूँ। ये ऋषि मुनियों ने बनाया है, किसी दल ने नहीं बनाया है। आज आदरणीय मोदी जी उसी रास्ते पर चलते हैं। आप त्यागी हैं, तपस्वी हैं और भारत माता का जय चाइना की धरती पर उतरते हैं तो भारत माता की जय जयकार का नारा लगता है। आज उन स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को संतोष मिलता होगा मित्रों, जो वंदे मातरम और भारत माता के नाम पर फांसी का फंदा चुन लेते। उनके परिवार का कोई विधायक नहीं बना, कोई पदाधिकारी नहीं बना, फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता की जय कहते हुए, वंदे मातरम कहते हुए इस देश से विदा हो गए। उनकी आवाज को कौन उठाएगा? आप नहीं उठाओगे तो किससे अपेक्षा करते हैं? क्या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, सपा से, बसपा से, कांग्रेस ने? जिस नेहरू ने राम को नकार दिया, सरदार पटेल नींव रखे सोमनाथ का, नेहरू चाहते थे नींव रख दिया जाता राम मंदिर का। इंदिरा गांधी ने संतों पर गोलियां चलाई थी। सोनिया ने कहा राम नहीं, राम का अस्तित्व नहीं है। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो राम मंदिर का नींव रखने आया मित्रों, राम मंदिर का नींव रखने आया। यह नींव नहीं, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नींव रखा गया मित्रों। कोई नींव रखना, ये मंदिर निर्माण नहीं है, यह राष्ट्र का निर्माण है। ये राष्ट्र का निर्माण है मित्रों। 370 धारा एक झटके में प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री 35 से 370 धारा एक झटके में समाप्त कर दिया मित्रों। ये केवल आपके बदौलत हो सकता है, किसी के बदौलत नहीं हो सकता मित्रों। और इसका लाभ क्या मिला? हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएं इसका लाभ क्या मिला। आज वहां के दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, प्रधानी में स्थान मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, वोट देने का अधिकार हो रहा है। नहीं तो आज आदरणीय मनमोहन सिंह, आदरणीय अडवाणी जी यदि कश्मीर में होते मित्रों तो प्रधानमंत्री न बन पाते, वो प्रधानमंत्री न बन पाते, वोट देने का अधिकार नहीं। ये आपके कारण संभव हो पाएगा। आज जितना भी हो रहा है, यही तो हमारा सपना है कि दुनिया के अंदर जय जय श्री राम का नारा लगे, भारत माता की जय का नारा लगे। आज आदरणीय मोदी जी हैं मित्रों, इसलिए 27 ओबीसी के मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सम्मान कर रहे थे। तो 27 ओबीसी के मंत्री कैबिनेट में पहली बार भारत सरकार में किसी ने बनाया है और 35% का आरक्षण दिया है आदरणीय मोदी जी ने। मोदी सरकार में पहली बार 1993 से मंडल कमीशन की सिफारिश की गई थी। आज 28 वर्ष बाद मोदी जी ने लागू किया है मित्रों, पहली बार ऐसा हुआ। नीट की परीक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण, क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख पहली बार किया मित्रों। ये सभी काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। पहली बार गांव के अंदर जो महिला शौचालय जिसको मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला। मैं एक चुनाव में गया था एक महिला के पास, ये क्या होते हैं, धरकार बोलते हैं ना। हम की माँ किसको वोट दोगी? उसने कहा अपने बेटे को दूंगा। हम कि क्यों, कौन बेटा तुम्हारा चुनाव लड़ रहा है क्या? बोला हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो वोट दोगी क्या? बोले उसी को वोट दूंगा। पहले मकान टपकता था, अब ये मकान पक्का है जिसके नीचे आप बैठे हैं, मेरे बेटे ने बनवाया। आप जो चाय पी रहे हैं ना, हमारे बेटे ने गैस कनेक्शन दिया है, उसी से चाय बन रही है।
और अब मेरा परिवार का कोई लोग गांव में कर्ज नहीं मिलता है, ये आयुष्मान का कार्ड भी मेरे बेटे ने दिया। हमकी बेटा कौन है? बोली आदरणीय नरेंद्र मोदी है। एक गरीब को जो चाहिए मित्रों, ये सब काम, और किसान सम्मान निधि भी उस गरीब को मिल रहा है। गांव में पता करो, प्रेग्नेंट महिला से लेकर बेटी को पढ़ने तक देसी घी, तेल, राशन, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट और ईमानदारी से लोगों के पहुंच, यानी आदरणीय मोदी जी अपना परिवार समझते हैं, एक गरीब को आत्मा से सम्मान करते हैं। तभी तो स्वच्छता कर्मियों का दिव्य भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मियों को पैर धोने का काम किसी ने किया है, तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही तो काम है हम सबका। और काम क्या है? यही तो काम है कि मोहल्ले में बुजुर्ग कोई निकलता है तो लपक के पैर छू लो, और तुमने पैर छुआ, तुम्हारी प्रशंसा होती है तो मतलब पार्टी की प्रशंसा होती है। और किसी का अपमान कर दिया गली में तो तुम्हारा अपमान नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का अपमान होगा, क्योंकि गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा है। आप पार्टी में नेता बनने निकले हैं। नेता त्यागी होता है, तपस्वी होता है। भारतीय जनता पार्टी मिशन की नाई काम करता है। व्यापार मेरा नहीं है, व्यापार के लिए हम काम नहीं करते हैं, मिशन के लिए काम करते हैं। हम सपा बसपा कांग्रेस नहीं है कि देश और राज्य को लूटने आए, मिशन के लिए काम करते हैं। मित्रों, आज राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, कितना पीड़ा व्यक्ति को है। 2011 की गणना में जो मुसहर बनटांगिया नहीं थे, आज उन सभी मुसहर बनटांगिया को 40 लाख मकान देने का किसी ने काम किया है, तो आदरणीय योगी जी ने किया। राजस्व गांव में नहीं थे, राजस्व गांव की मान्यता देने का काम किसी ने किया, तो आदरणीय योगी जी ने किया। जिस राज्य में गुंडागर्दी समाप्त हो जाए, गुंडागर्दी समाप्त हो जाए तो समझ लो राज खुशहाली की ओर बढ़ता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी आए होंगे कार्यकर्ता, हाथ में तुम हाथ नीचे करो। 5 बजे दरवाजा बंद हो जाता था। कब फाटक, कब बेटी उठा ले जाए, रिपोर्ट लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, दुकान का शोरूम कब टूट जाएगा, रिपोर्ट लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, खेत से हल चुराकर कबाड़ को कब बेच दिया जाएगा, गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज मोदी योगी जी के शासन में मित्रों, किसी की हैसियत नहीं, खेत में रखा हुआ फावड़ा भी चुरा सकता है। ये राज्य की कानून व्यवस्था है। तब पूरा देश, पूरा विश्व निवेश कर रहा है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। राज्य में पहली बार मित्रों 4.5 लाख की नियुक्तियां हुई हैं। शिक्षा पुलिस में नियुक्तियां हुई हैं। मैं एक दिन स्टेशन पर जा रहा था, एक पुलिस दौड़ते हुए आया, बोला योगी जी को बधाई दे देना, मोदी जी को बधाई दे देना, मेरी बेटी सिपाही में भर्ती हो गई और 1 रुपया रिश्वत नहीं है। मैं पूछा क्या नाम है, तो कोई यादव बताया। हम कि कहाँ को, मैं कुछ आगे पूछा, हम सोचा इटावा तरफ को हो, हम कि कहाँ के हो, उसने कहा फिरोजाबाद का। न जाति, न क्षेत्र, न व्यक्ति, न वंश, न परिवारवाद, क्योंकि यहाँ एक चीज है, राष्ट्रवाद। हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं मित्रों, अपने परिवार के लिए काम करते हैं।
और आने वाले अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं कि धरती पर किसी की हैसियत न हो कि मेरे नाती पोतों को कोई उठा कर ले जाए और कौन सा ये सब कब्जा किया है, तालिबान टाइप आतंकवादी आकर कब्जा न कर ले मित्रों। और कांग्रेस सपा बसपा रहेगी मित्रों। मैं 100% कहता हूं, अब तक देश आदरणीय मोदी जी ना होते तब तक कहां जाता, क्योंकि रोज बम उत्तर प्रदेश में गिरता था। झूठ बोला तो बता ना, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ। जब से आदरणीय मोदी जाए, राज्य के अंदर योगी जाए, एक बम नहीं गिरा। और राम मंदिर का नींव रखा गया तो उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ मित्रों। बस मित्रों आपसे प्रार्थना करता हूं, कल के मुख्यमंत्री आप बनो, कल के प्रदेश अध्यक्ष आप बनो, लेकिन त्यागी बनो, तपस्वी बनो, ईमानदार बनो। लोग देखकर दंग आए। यही तो बीजेपी की पहचान है मित्रों। हमारे आज नेताओं के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी आदरणीय नरेंद्र मोदी पर 1 रुपए का दाग किसी की हैसियत नहीं लगा सकता। मेरा गौरवशाली इतिहास है और ये नेतृत्व आपको करना है। वंशवाद की पार्टी नहीं मेरी कि मेरा बेटा आएगा। आप ही कल अध्यक्ष बनोगे। 3 साल के लिए बनता हूँ। संगठन का एक संविधान है, 3 साल के लिए आते हैं और आप भी आए हैं। एक सब कम समय है, इस कम समय में मेरा स्थान जिले में कैसे बने, मेरा सामान प्रदेश में कैसे बने। कभी भी किसी कार्यकर्ता से नाराज मत होना। तुम्हारा होर्डिंग में फोटो छोटा दे चाहे बड़ा दे, कभी नाराज मत होना। और किसी कार्यकर्ता से कहना मत कि मेरा फोटो लगाओ और मेरा जिंदाबाद करो। जीवन में नेता नहीं बन सकते। पद मिलेगा, नेता नहीं बन सकते। इसलिए पहला काम है कार्यकर्ताओं को प्यार करना और घर घर जाना। और सबसे नेता वही अच्छा होता है जो अपने जिले में कोई मर जाए, वो पहुंच गया और उसको घाट तक पहुंचाता है, फिर 13वीं के दिन पहुंच जाता है, तो परिवार आपको छोड़ नहीं सकता। हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, समय नहीं, इतना काम है। आज यहाँ बैठे, कल वहां बैठे, लेकिन आप जाते रहो। आप जैसे देवतुल कार्यकर्ता मिलकर, इतने उत्साहित कार्यकर्ता, बहुत कार्य समिति में गया, थोड़ा महिलाएं ज्यादा थी, महिलाओं को उत्साह ज्यादा था आपका भी, लेकिन जबरदस्त उत्साह है। ये दोनों कार्य समिति में देखा और आपसे मिलकर आपके चेहरे से लग रहा है किसी की हैसियत नहीं है किसी यात्रा को रोक दे। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस यात्रा को शुरू किया, आदरणीय अटल जी, आज नरेंद्र मोदी जी हाँक रहे हैं। आप जैसे कन्हैया हों, जिस रथ को हाँकने वाले मित्रों, उस रथ को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, मेरा देश विश्व गुरु बने और विश्व गुरु का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करें। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और एक बार क्या नारा लगा रहे थे, मोर्चों में मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंतिम में 4 बात हमारा ध्यान देना, अच्छा नेता बनना हो तो सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग, पैर में चक्कर। सोचो तो ठंडे दिमाग से, बोलो तो मीठा। कितना भी पाप कोई कर दे, लेकिन किसी कार्यकर्ता की अपनी वाणी से बुराई मत कर देना। क्यों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी का था, वो गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए